हिंदी की शैक्षिक रीति विज्ञान यानी कि शिक्षण विधियाँ। एडम्स के अनुसार शिक्षण द्विमुखी प्रक्रिया है, शिक्षक एवं विद्यार्थी। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। टॉलमैन और स्मिथ के अनुसार शिक्षा के 3 चर है: स्वतंत्र चर शिक्षक, आश्रित चर विद्यार्थी, परतंत्र चर शिक्षार्थी, मध्यस्थ चर पाठ्यक्रम, विषय वस्तु। ये शिक्षण विधियाँ। भाषाई कौशलों का स्वाभाविक एवं मनोवैज्ञानिक क्रम। LSRW लिसनिंग, सुनना, बोलना, पढ़ना और लास्ट में लिखना। ठीक है। फ्रोबेल के अनुसार सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है। सबसे प्रथम एवं सरल कौशल सुनना है। सभी कौशलों का आधार स्तंभ सुनना है। सबसे अंतिम एवं कठिन कौशल लिखना है। मार्य मॉन्टेसरी के अनुसार भाषाई कौशलों का क्रम सुनना, बोलना, लिखना और अंत में पढ़ना है। मॉन्टेसरी कहती है पढ़ते सबसे लास्ट में। ठीक है। मॉन्टेसरी के अलावा सभी का LSRW ही है। मार्य मॉन्टेसरी के अनुसार सबसे अंतिम एवं कठिन कौशल पढ़ना है। सरयू प्रसाद के अनुसार पठन एवं लेखन साथ साथ करवाने चाहिए। सरयू प्रसाद ने कहा कि पठन और लेखन साथ साथ करवाने चाहिए। भाषाई कौशल एवं उनके मुख्य उद्देश्य: सुनना, सुनकर के अर्थ ग्रहण करना। ध्वनि विद्वान है, यानी सुनना एक अमूर्त प्रक्रिया है। ठीक है, अनौपचारिक है। बोलना, बोलकर अभिव्यक्त करना। ठीक है, ध्वनि विज्ञान में अमूर्त है, अनौपचारिक है। पढ़ना यानी कि कोई कहीं पर लिखा हुआ है, मूर्त रूप है। ठीक है, पढ़ के अर्थ ग्रहण करना लिपिबद्ध विज्ञान है, यानी मूर्त है और औपचारिक भी है। लिखना या भी लिख करके अभिव्यक्त करना लिपिबद्ध विज्ञान है, यानी लिखना और पढ़ना दोनों मूर्त है। सुनना, बोलना पहले वाले 2 अमूर्त और अनौपचारिक है, अंत वाले 2 औपचारिक और मूर्त है। सुनना या पढ़ना, ग्रहण करना इनपुट, ग्रह्यात्मक या अवबोधात्मक बात है। बोलना या लिखना अभिव्यक्त करना आउटपुट, अभिव्यंजनात्मक या अभिव्यक्तात्मक, प्रेक्षणात्मक के अंतर्गत आते हैं। स्वस्वर वाचन पठन के प्रकार: आदर्श वाचन शिक्षक के द्वारा, अनुकरण वाचन छात्रों के द्वारा, समवेत वाचन समूह में छात्रों द्वारा। समवेत वाचन आदर्श वाचन शिक्षक करवाता है, अनुकरण वाचन छात्र करता है और समवेत वाचन समूह में छात्रों द्वारा किया जाता है। मौन वाचन के माध्यम से अर्थ ग्रहण शीघ्रता से एवं सुखपूर्वक हो जाता है। कक्षा 3 से सस्वर पाठ के साथ साथ मौन पठन की शिक्षा भी प्रारंभ की जा सकती है। कक्षा 6 से मौन पाठ पर सस्वर पाठ की अपेक्षा अधिक बल देना चाहिए। सस्वर पाठ का प्रारंभ कक्षा 3 से करना चाहिए, जबकि कक्षा 6 से मौन पाठ पर सस्वर पाठ की अपेक्षा अधिक बल देना चाहिए। सस्वर पाठ 3 से और मौन वाचन कक्षा 6 से। अक्षर बोध विधि या वर्ण बोध विधि। वर्ण सामान्य विधि पठन कौशल की सबसे प्राचीन वर्ण प्रदान विधि है। ठीक है। वाक्य पद्धति पठन कौशल की सर्वश्रेष्ठ विधि है, जिसमें वाक्यों के आधार पर पठन किया जाता है। मॉन्टेसरी विधि में आँख, कान आदि ज्ञानेंद्रियों और हाथ तीनों से सहायता ली जाती है। लिखना सीखने की विधि है। लिखना क्या है? सीखने की विधि है मॉन्टेसरी के अनुसार। जैक्टॉट विधि लिखना सीखने की इस विधि का अनुमोदन सबसे पहले जैक्टॉट नामक शिक्षा शास्त्री ने किया। इसमें बालक स्वयं संशोधन करता है। सुलिपि एवं सुलेख के लिए कलम या लेखनी 45 डिग्री अंश पर कटी होनी चाहिए, यानी लेखन करते समय 45 डिग्री पे लेखनी होनी चाहिए। अनुलिपि अध्यापक के आदर्श लेख का बिल्कुल वैसा का वैसा अनुकरण करना ये अनुलिपि है। प्रतिलिपि अनुलिपि का ही विकसित रूप है, जिसमें पाठ्य पुस्तक या पत्र पत्रिका किसी अंश का अनुकरण करना। अध्यापक जी का लिखा हुआ वापस लिखना अनुलिपि कहलाता। अध्यापक अनुलिपि। और कॉपी में से या किसी किताब में से वापस उतारना दूसरी कॉपी में प्रतिलिपि कहलाता है। और अध्यापक जी का लिखा हुआ लिखना अनुलिपि। अक्षर स्वरूप अनुकरण विधि, रूपरेखा अनुकरण विधि। अभ्यास पुस्तिका में छपे वर्णों की बिंदुमाला पर पंक्तियों के द्वारा जुड़ाव करके वर्णों का लेखन करना।
बिंदु मंडे हुए होते हैं, इन बिंदुओं को जोड़ के जो है एक शब्द और वाक्य बनाए जाते हैं। पूर्व प्राथमिक स्तर बालक लाइन ऊपर ऊपर चलाकर सीखते हैं, लाइन चला चला कर सीखते हैं, मतलब बिंदु बने होते हैं उसके अनुसार चलते हैं। पंक्तियों के द्वारा जुड़े गए वर्णों का लेखन सर्वाधिक रुचिकर पद्धति पूर्व प्राथमिक स्तर हेतु। ये देखो इसमें क्या है, अक्षर स्वरूप विधि में या रूपरेखा विधि में अभ्यास पुस्तिका में छपे वर्णों की बिंदु माला पर पंक्तियों के द्वारा जुड़ाव करके वर्णों का लेखन सर्वाधिक रुचिकर पद्धति पूर्व प्राथमिक स्तर हेतु उपयोगित है। दुष्ट लेखन विधि या जैकटॉट विधि अध्यापक द्वारा लिखे गए शब्दों का अनुकरण करके छात्र लिखता है। यह पुस्तक में देखकर छात्र अभ्यास करता है। प्राथमिक स्तर हेतु उपयोगी है क्या, दृष्ट लेखन या जैकटॉट। श्रुत लेखन या उक्त लेखन अध्यापक के पदों में वाक्यों को सुनकर लिखना माध्यमिक स्तर हेतु उपयोगी है। गद्य शिक्षण विधियाँ, गद्य शिक्षण की आत्मा काठिन्य निवारण को कहा जाता है। उद्बोधन विधि छात्रों के माध्यम से अर्थ निकलवाना उद्बोधन विधि है। यह प्राथमिक स्तर हेतु उपयोगी उद्बोधन विधि भी। स्पष्टीकरण विधि अध्यापक अनेक उप विधियों का सहारा लेकर पाठ में आए पदों को स्पष्ट करता है। ये उच्च स्तर हेतु उपयोगी है। कौन सी स्पष्टीकरण विधि। पद्य शिक्षण, कविता शिक्षण, काव्य शिक्षण विधियाँ। गीत प्रणाली कविता शिक्षण की इस विधि का प्रयोग प्रारंभिक कक्षाओं में होता है। गीत प्रणाली का नाट्य प्रणाली जिन गीतों में क्रियात्मकता अधिक होती है उन्हें नाट्य या अभिनय प्रणाली से पढ़ाया जा सकता है। ये प्रणाली भी प्राथमिक स्तर पर उपयोगी है। शब्दार्थ कथन प्रणाली इस प्रणाली का प्रयोग कक्षा 4-5 से प्रारंभ हो जाता है, उच्च माध्यमिक कक्षाओं तक चलता है। किसका, शब्दार्थ का। प्रश्नोत्तर या खंडान्वयास विधि, खंडान्वयन विधि प्रणाली कविता की एक एक पंक्ति एवं उसके एक एक खंड पर प्रश्न पूछते हुए बालकों से उत्तर करते हुए यथा आवश्यक रूप से स्पष्ट करते हुए कविता का अर्थ बताने की विधि प्रश्नोत्तर या खंडान्वयास प्रणाली कहलाती है। प्रश्नोत्तर विधि सुकरात की है। वाक्य प्रणाली माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं में प्रश्नावली द्वारा छात्रों से कविता के भाव प्रकाशित कराने का प्रयत्न किया जाता है और आवश्यकता अनुसार यथा प्रश्न शिक्षक स्वयं भी व्याख्या प्रस्तुत करता जाता है। व्याख्या प्रणाली के तीन रूप हैं। व्यास प्रणाली शिक्षक स्वयं ही शब्दार्थ, भावार्थ, व्याख्या, समीक्षा आदि प्रस्तुत करता है और छात्र श्रोता मात्र रह जाते हैं। व्यास प्रणाली में सब कुछ गुरुजी करके ही देते हैं। ठीक है। तुलना विधि क्या है। इस विधि से कविता पठन में छात्रों की रुचि परिवर्तित होती है और छात्रों में कल्पना शक्ति का भी विकास होता है। किसमें, तुलना में, एक दूसरे की तुलना की जाती है। समीक्षा प्रणाली व्यास प्रणाली का ही रूप है। ठीक है। इसमें सब कुछ गुरुजी करेंगे। इसमें शिक्षक का ध्यान कविता के अर्थ और व्याख्या के साथ साहित्यिक आलोचना और सिद्धांतों को भी स्पष्ट करते रहने की ओर बना रहता है। इसका प्रयोग उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं तथा उसके ऊपर के स्तर पर अधिक लाभदायक सिद्ध होता है। व्याकरण शिक्षण विधियाँ। सूत्र विधि व्याकरण शिक्षण की प्राचीन विधि जो संस्कृत से आई है। कौन से, सूत्र विधि। इसमें सामान्य से विशेष की ओर शिक्षण सूत्र काम में लिया जाता है। सूत्र विधि ससूत्र से सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है। अव्याकृत या भाषा संसर्ग विधि। संसर्ग का अर्थ है साथ साथ, भाषा के साथ साथ व्याकरण का भी ज्ञान दिया जाता है। अभ्यास पर ज़्यादा बल दिया जाता है। किसमें, भाषा संसर्ग विधि में। आगमन विधि उदाहरणों के माध्यम से नियमों का ज्ञान व्याकरण शिक्षण की श्रेष्ठ विधि है। कौन सी, आगमन। उदाहरणों के माध्यम से नियमों का ज्ञान व्याकरण शिक्षण की श्रेष्ठ विधि है। निगमन विधि नियमों के माध्यम से उदाहरणों का ज्ञान उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी। आगमन विधि उदाहरणों के माध्यम से नियमों का ज्ञान व्याकरण शिक्षण की श्रेष्ठ विधि है। निगमन विधि नियमों के माध्यम से उदाहरणों का ज्ञान उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। कौन से, निगमन विधि।
आगमन निगमन विधि। आगमन और निगमन दोनों का मिश्रण। आगमन चलती है उदाहरण से नियम की ओर और निगमन चलती है नियम से उदाहरण की ओर। निगमन होती है उच्च कक्षाओं के लिए और आगमन होती है व्याकरण की श्रेष्ठ विधि, मतलब सभी के लिए। ठीक है। आगमन निगमन विधि। आगमन तथा निगमन दोनों का मिश्रण व्याकरण शिक्षण की श्रेष्ठ विधि है। दोनों शामिल हो जाए तो। समवाय विधि। समूह में साथ साथ प्रसंग आने पर उस विषय में व्याकरण संबंधी ज्ञान प्रस्तुत किया जाता है। समवाय विधि में व्याकरण अनुवाद विधि या भंडारकर विधि। व्याकरण और अनुवाद पर बल दिया जाता है। द्वितीय भाषा शिक्षण की सर्वाधिक प्रचलित एवं प्राचीनतम विधि प्रवर्तक श्री रामकृष्ण गोपाल भंडारकर है। किसके? व्याकरण अनुवाद विधि के। ये रायबर्न छठी कक्षा से व्याकरण की शिक्षा प्रारंभ करना मानते थे। रायबर्न कहते थे कि भाई बालक है ना छठी कक्षा से व्याकरण का ज्ञान दे सकते हैं, उससे पहले बच्चे को मतलब व्याकरण का ज्ञान जरूरी नहीं है। नाटक शिक्षण छठी कक्षा से आवश्यक हो जाता है। शब्द शुद्धियाँ, सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, क्रिया। नाटक शिक्षण क्या है? नाटक शिक्षण देखते हैं। नाटक शिक्षण की आत्मा अभिनय को माना जाता है। अभिनय का मतलब नाटक ही होता है। नाटक का मुख्य उद्देश्य संस्कार शिक्षा है। अभिनय नाटक के 4 प्रकार होते हैं। कायिक शारीरिक क्रियाओं द्वारा, वाचिक वाणी के द्वारा, सात्विक शारीरिक क्रियाओं व वाणी के द्वारा, सर्वश्रेष्ठ सात्विक आहार्य यानी वेशभूषा इत्यादि को धारण करके। 4 प्रकार है, कायिक, वाचिक, सात्विक, आहार्य। सात्विक सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें शारीरिक और वाणी दोनों होते हैं। रचना विधियाँ। रचना शिक्षण विधियाँ। रचना शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की रच धातु से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ सजाना या संवारना है। बालकों में सृजनात्मकता, रचना क्षमता का विकास करना ही रचना शिक्षण की विशेषता मानी जाती है। देखो और रचो विधि का प्रयोग प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण के लिए किया जाता है। भाषा यंत्र उपकरण विधि भी प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण के लिए उपयोग मानी जाती है, परंतु खर्चीली है। कौन सी? भाषा यंत्र उपकरण विधि। उद्बोधन विधि के अंतर्गत सर्वप्रथम शिक्षक द्वारा रचना कार्य से संबंधित कोई भी विषय छात्रों को दे दिया जाता है। जीवन चरित्र, आत्मकथा, दृश्य घटनाओं के रचना शिक्षण के लिए इस विधि का उपयोग माना जाता है। घटना के रचना शिक्षण के लिए यानी किसी भी घटना है उसका यदि रचनात्मक शिक्षण करना है, इस विधि का प्रयोग माना जाता है। उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर रचना शिक्षण के लिए ये विधि उपयुक्त है। अनुकरण का शाब्दिक अर्थ होता है नकल करना, अर्थात एक रचना की नकल करके उसके आधार पर अन्य रचनात्मक कार्य करना, ये अनुकरण विधि कहलाती है। एक रचना की नकल करके उसके आधार पर अन्य रचनात्मक कार्य करना अनुकरण विधि कहलाती है। इस विधि में भाषा तो बच्चों की स्वयं की होती है, परंतु शैली के लिए अन्य रचना पर निर्भर रहना पड़ता है। रूपरेखा विधि में रचना कार्य के लिए संकेत बिंदु का प्रयोग किया जाता है। संकेत बिंदु का प्रयोग कब किया जाता है? रूपरेखा विधि में। इस विधि को सूत्र विधि अथवा प्रबोधन विधि के नाम से भी जाना जाता है। ये विधि माध्यमिक स्तर पर रचना शिक्षण के लिए उपयोगी मानी जाती है। सूत्र विधि सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। वाद विवाद, तर्क वितर्क, परिचर्चा विधि, इसे खंडन मंडन विधि भी कहा जाता है। खंडन मतलब तोड़ना, मंडन मतलब जोड़ना, खंडन मंडन के नाम से जाना जाता है। इस विधि का प्रयोग विवादास्पद विषय के पक्ष विपक्ष में तर्क प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। सामान्यतः सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक समस्याओं पर निबंध लिखवाने के लिए इस रचना विधि का प्रयोग किया जाता है। उच्च स्तर पर यह विधि रचना शिक्षण के लिए उपयोगी मानी जाती है। उच्च स्तर पर यह विधि, उच्च स्तर यानी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के लिए रचना शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयोगी? वाद विवाद, तर्क वितर्क और परिचर्चा विधि। स्वाध्याय या मंत्रणा विधि, शिक्षक के द्वारा बच्चों को विषय दे दिया जाता है, बच्चे स्वयं उस विषय पर रचना कार्य करते हैं। यह विधि स्वयं करके सीखने सिद्धांत पर कार्य करती है। यह विधि भी उच्च स्तर पर रचना शिक्षण के लिए काम में ली जाती है। समवाय विधि,
इस विधि में गद्य पद्य पाठ पढ़ाने के दौरान ही रचना से संबंधित कोई पाठ आ जाता है एवं शिक्षक उसी समय उसके लेखन का तरीका बता देता है तो समवाय विधि कहलाती है। मतलब साथ साथ। कहानी विधि। कथा शिक्षण। कहानी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य स्मरण शक्ति और कल्पना शक्ति का विकास करना है। कहानी बच्चों को क्यों सुनाई जाती है? इसलिए क्योंकि स्मरण शक्ति और कल्पना शक्ति का विकास करना है। चार्ल्स बेरेन। कहानी एवं छोटी सी वर्णनात्मक गद्य रचना है। इसमें वास्तविक जीवन को कलात्मक रूप में प्रस्तुत करते हैं। एडिशन। जब भी शिक्षा देनी या तो उपदेश करना हो तो कहानी द्वारा प्रदान करना। एडिशन कहते हैं जब भी शिक्षा देनी हो उपदेश करना हो तो कहानी द्वारा प्रदान करो। चार्ल्स बेरेन क्या कहते हैं? कहानी एक छोटी सी वर्णनात्मक गद्य रचना है। इसमें वास्तविक जीवन को कलात्मक रूप से प्रस्तुत करते हैं। ठीक है। आयु स्तर के अनुसार कहानी इस संबंध में बेस्ट ने विचार व्यक्त किए। बेस्ट के क्या विचार है देखते हैं। 8 वर्ष की आयु में अप्सराओं की कथाएं, दूसरे देशों के बच्चों से संबंधित कथाएं। 9 वर्ष में अप्सराओं से संबंधित कुछ जटिल कथाएं, प्रकृति एवं समाज संबंधी कथाएं। 10 वर्ष में प्रवास या यात्रा, वीरता संबंधी कथाएं। 11 वर्ष में जानवरों संबंधी कथाएं और आविष्कारों की कहानी। 12 वर्ष में महापुरुषों की जीवन गाथाएं, जादू और जासूसी की कथाएं। 13 वर्ष में रोचक कहानियां। 14 वर्ष की आयु में घने जंगलों और आंचलिक कथाएं। 15 वर्ष में उसके ऊपर की आयु में भाव प्रदान कहानी। चित्र प्रदर्शन विधि। विद्यार्थियों के समय कहानी को पूर्व ज्ञान से तथा चित्र के माध्यम से जोड़कर प्रस्तुत किया जाता है। प्राथमिक स्तर हेतु श्रेष्ठ कहानी विधि मानी जाती है। चित्र प्रदर्शन विधि प्राथमिक कक्षा में तो श्रेष्ठ प्रदर्शन विधि है। कितना जूम होती है ये देखते हैं। अगली है अधूरी कहानी पूर्ति प्रणाली। कहानी अधूरी पूरी करनी है। ठीक है। क्या है? यह विधि उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के लिए उपयुक्त है। प्राथमिक स्तर पर बालकों में कल्पना शक्ति का विकास इतना नहीं होता है कि वे कहानी की कल्पना कर सके। प्रश्नोत्तर विधि। छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से कथा को समझाया जाता है। ये विधि माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तर के लिए उपयुक्त है। अब है पाठ योजना। व्याकरण, गद्य, पद्य, नाटक, कहानी रचना। व्याकरण मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा का ज्ञान देना। व्याकरण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी? आगमन निगमन। ठीक है। गद्य के लिए मुख्य उद्देश्य क्या है? गद्य का मतलब ग्रहण करना या अभिव्यक्त करना। सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? गद्य के लिए उद्बोधन विधि सबसे इंपॉर्टेंट है। पद्य, काव्य या कविता, इसका मुख्य उद्देश्य रसानुभूति, भावानुभूति या सौंदर्यानुभूति। सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? गीत, अभिनय प्रणाली। नाटक या एकांकी, मुख्य उद्देश्य क्या है? संस्कार शिक्षा। सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी? कक्षा, अभिनय या समवाय विधि। कहानी या कथा, मुख्य उद्देश्य क्या है? स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति का विकास करना। सर्वश्रेष्ठ विधि है चित्र प्रदर्शन विधि या वार्तालाप विधि। कहानी के लिए चित्र प्रदर्शन या वार्तालाप विधि। रचना का मुख्य उद्देश्य क्या है? निरीक्षण या तर्क शक्ति का विकास। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ विधि है देखा और रचना करो, देखो और रचना करो। शिक्षण विधि और उसके प्रवर्तक। अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली। B.F. स्किनर 1954। 5 प्रकार बताया अभिक्रमित अनुदेशन के। ठीक है। शैक्षिक सामग्री को छोटे छोटे पदों में विभाजित कर उसे श्रृंखलाबद्ध करने की प्रक्रिया ही अभिक्रमित अनुदेशन कहलाती है। शैक्षिक सामग्री को छोटे छोटे पदों में विभाजित कर उसे श्रृंखलाबद्ध करने की प्रक्रिया ही अभिक्रमित अनुदेशन कहलाती है। इसके 5 प्रकार है। रेखीय अथवा बाहरी अभिक्रम 1954 में B.F. स्किनर द्वारा। शाकीय तथा आंतरिक अभिक्रम 1960 में क्राउडर द्वारा, नॉर्मन क्राउडर द्वारा। अवरोही श्रृंखला अथवा मैथमेटिक्स अभिक्रम 1962 में गिलबर्ट द्वारा।
कंप्यूटर सहायक अभिक्रमित अनुदेशन 1965 में लॉरेंस स्टूलोरे लॉरेंट स्टूलोरे लास्ट में लूर है, ठीक है। अनुकूलीय अभिक्रमित अनुदेशन 1965 में पास्कल। रेखीय या तो बाहरी अभिक्रम स्किनर। शाकीय आंतरिक अभिक्रम काउडर। अवरोही श्रृंखला या मैथमेटिक्स गिलबर्ट। कंप्यूटर सहायक अभिक्रमित अनुदेशन स्टोलुरे। अनुकूली अभिक्रमित अनुदेशन पास्कल। अगली कौन सी विधि है? परियोजना विधि या परियोजना पद्धति किलपैट्रिक। यह जॉन डेवी की विचारधारा पर आधारित प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग रिचर्ड महोदय द्वारा 1900 में सर्वप्रथम किया गया। प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक द्वारा जॉन डेवी की विचारधारा पर आधारित है, ठीक है। अगली है दल शिक्षण। दल शिक्षण के लिए मिशिगन और हार्वे कक्ष में विशेषज्ञ शिक्षक समूह द्वारा अध्यापन करवाया जाता है। अगली है पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। पर्यवेक्षित डेजी मोरविन। मोर कहाँ पे रहता है? पर्यावरण में, यानी डेजी मोरविन। ये व्यक्तिक भिन्नता एवं क्रियाशीलता के सिद्धांतों पर आधारित है। विद्यार्थी अपने आवंटित कार्य को शिक्षक की देखरेख में स्वतंत्र रूप से करते हैं। पर्यवेक्षित में भाषा प्रयोगशाला विधि स्टालरो एवं डेविस डैनियल। भाषा प्रयोगशाला विधि स्टालरो डेविस डैनियल डेविस, ये डेविस ही मान लेते। शिक्षक के स्थान पर संगणक यंत्र कंप्यूटर शिक्षण प्रदान करता है। भाषा प्रयोगशाला विधि में कंप्यूटर ज्ञान प्रदान करता है। सुनने बोलने पर बल। अनुवाद का निरंतर अभ्यास करने से व्याकरण का ज्ञान होता है। व्याकरण अनुवाद विधि रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। अनुवाद का निरंतर अभ्यास करने से व्याकरण का ज्ञान होता है। द्विभाषी पद्धति या बाइलैंग्युअल मेथड डोडसन। दो यानी दो, डोड। द्विभाषी मतलब डोड, दो। डोडसन। व्याकरण अनुवाद विधि प्रत्यक्ष विधि के मध्य सेतु का काम करती है। मॉन्टेसरी विधि मारिया मॉन्टेसरी द्वारा 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की आयु के बालकों हेतु उपयुक्त है। यह बाल केंद्रित विधि है। कोई कक्षा व्यवस्था नहीं है, नहीं और न ही कोई समय विभाग चक्र है। खेल द्वारा शिक्षा ग्रहण करने का अवसर है। मांसपेशी और ज्ञानेंद्रिय को प्रशिक्षण मिलता है। न तो कोई व्यवस्था है और न कोई समय सारणी है, ठीक है। खेल विधि कोल्डवेल कुक ने अपनी पुस्तक प्ले वे में इसका उल्लेख किया है। किसका? खेल विधि का। अगला है किंडरगार्टन विधि फॉबेल की। किंडरगार्टन किसकी है? फॉबेल की। क्रिया द्वारा सीखना या करके सीखना। फॉबेल के अनुसार पाठशाला एक उद्यान है, बालक एक पनपते हुए पौधे के समान है और अध्यापक एक माली है। डॉल्टन विधि पार्कस्ट की। पार्क में डोले, कौन डोले? डॉल्टन विधि। पार्कस्ट डॉल्टन विधि पार्कस्ट प्रवर्तक है। अध्ययन एवं शैक्षिक प्रगति में व्यक्तिगत स्वतंत्रता। शिक्षक का कार्य मार्गदर्शक होता है। किसमें? डॉल्टन विधि में। इसे स्वाध्याय विधि भी कहते हैं। किशोर बालकों के लिए उपयुक्त है। कौन सी? डॉल्टन विधि। विनेटका विधि। विनेटका का से कार्लटन। विनेटका विधि कार्लटन। प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए उपयुक्त। बालक अपनी गति से स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करता है। शिक्षक एक मार्गदर्शक होता है जो बालकों के कार्य का निरीक्षण करता है और उन्हें प्रोत्साहित करता है। डेक्रोली विधि डेक्रोली द्वारा मानसिक विकार वाले बालकों को बेसिक शिक्षा विधि महात्मा गांधी द्वारा मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना बेसिक शिक्षा विधि महात्मा गांधी की है। डेक्रोली विधि डेक्रोली द्वारा मानसिक विकार वाले बच्चों के लिए कौन सी? डेक्रोली विधि। बेसिक शिक्षा महात्मा गांधी द्वारा मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। इस पद्धति में ग्राम्य तत्व अधिक है और नगर के बालक इसमें कम रुचि लेते हैं। आधारभूत शिल्प की जानकारी से समृद्ध पुस्तकीय ज्ञान पर जोर दिया जाता है। हिंदी की शिक्षण विद्या। हिंदी भाषा की शिक्षण विधियाँ। सबसे पहले भाषा की शिक्षण विधि। किसी भी कार्य को
करने का किसी भी कार्य को करने का ढंग या तरीका विधि कहा जाता है। भाषा अधिगम की सफलता या विफलता बहुत कुछ शिक्षण विधि पर निर्भर है, क्योंकि विधि के आधार पर क्या कैसे का निर्णय किया जाता है। एक अध्यापक शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जिस तरीके को आजमाता है उसे शिक्षण विधि कहते हैं। अध्यापन कराने के लिए अध्यापक जिस तरीके को आजमाता है उसे शिक्षण विधि कहा जाता है। हिंदी की प्रमुख शिक्षण विधियाँ। परियोजना विधि सबसे पहले। परियोजना विधि का परियोजना विधि का मूलाधार जॉन डीवी की विचारधारा है। यानी परियोजना विधि किसकी विचारधारा पर आधारित है? जॉन डीवी की। डीवी के शिष्य किलपैट्रिक ने डीवी की विचारधारा पर परियोजना विधि का प्रतिपादन किया। विचारधारा किसकी है? जॉन डीवी की। प्रतिपादन किसने किया? किलपैट्रिक ने। परियोजना विधि का प्रतिपादक कौन है? किलपैट्रिक है। किलपैट्रिक के अनुसार हम चाहते हैं कि शिक्षा वास्तविक जीवन की गहराई में प्रवेश करे, केवल सामाजिक जीवन में ही नहीं वरन उस उत्तम जीवन में जिसकी हम आशा करते हैं। पार्कर के अनुसार प्रोजेक्ट कार्य एक इकाई है जिसमें छात्रों को कार्य की योजना और संपन्नता के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। बेलार्ड के अनुसार प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का एक भाग है जो विद्यालय में प्रयोग किया जाता है। स्टीवेंसन के अनुसार प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जो स्वाभाविक स्थिति में पूरा किया जाता है। परियोजना विधि के आधारभूत सिद्धांत। परियोजना विधि निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है। रोचकता। बालक स्वयं ही किसी समस्या के प्रोजेक्ट या कार्य को चुनते हैं। परियोजना के उद्देश्य। जो समस्या बालकों को हल करने के लिए दी जाती है वह उद्देश्यपूर्ण होती है। क्रियाशीलता। बालक स्वभाव से ही क्रियाशील है। उनके अंदर जिज्ञासा, चिंतन, तर्क शक्ति और तथा संग्रह आदि की जो प्रवृत्तियां हैं वे उन्हें किसी क्रिया के लिए ही प्रेरित करते हैं। प्रोजेक्ट विधि में बालक शिक्षक क्रियाशील रहते हैं। इससे स्थायी एवं उपयोगी शिक्षा प्राप्त होती है। वास्तविक एवं यथार्थता। प्रोजेक्ट के द्वारा जो भी कार्य कराया जाता है वह वास्तविक परिस्थितियों के अनुकूल होता है, जिनके फलस्वरूप बालकों को प्रेरणा मिलती है। अतः शिक्षा को बालकों के जीवन से जोड़ा जाता है। सामाजिकता। बालक समाज का एक अंग है। प्रोजेक्टर विधि द्वारा बालकों को अनेक ऐसे अवसर प्रदान किए जाते हैं जिनके द्वारा उनको सामाजिक जीवन का अनुभव हो सके तथा उनके अंदर सहयोग, सद्भावना, प्रेम और साक्षरता जैसे सामाजिक गुणों का विकास हो। उपयोगिता वाले कार्य में ही बालक की रुचि उत्पन्न होती है। रुचि ही किसी परियोजना का मनोवैज्ञानिक तत्व है। अतः प्रोजेक्ट से बालक जो कुछ भी सीखता है करके सीखता है। ये व्यवहारिकता ही सामाजिक उपयोगिता का सबसे बड़ा आधार है। तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले प्रोजेक्ट छात्रों के लिए विशेष रुचिकर होते हैं। डीवी ने सामाजिक उपयोगिता को ही शिक्षा का लक्ष्य माना है। स्वतंत्रता। शिक्षक का ये दायित्व है कि बालकों को कोई कार्य अपनी ओर से करने के लिए बाध्य न करे। प्रोजेक्ट विधि में बालक आरंभ से अंत तक कार्य करने को स्वतंत्र रहता है। छात्र स्वयं योजनाओं का चुनाव एवं उनकी कार्यान्वयन विधियों का निर्धारण करते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता। बालकों में योग्यता, क्षमता तथा अन्य गुणों के अनुसार व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। प्रोजेक्ट विधि में ऐसी ही व्यवस्था है कि बालक अपनी रुचियों और योग्यताओं के आधार पर काम करते हैं। परियोजना विधि के सोपान एवं चरण या घटक। सफलतापूर्वक परियोजना चलाने के लिए प्रोजेक्ट में निम्न चरण या पद होने चाहिए। परिस्थिति उत्पन्न करना। शिक्षक बालकों की योग्यता तथा क्षमताओं के आधार पर ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करे जिसके द्वारा किसी न किसी समस्या या प्रोजेक्ट को चुन सके। इस प्रकार बालक स्वयं कुछ परियोजनाएं प्रस्तुत करेंगे। प्रोजेक्ट में छात्रों की रुचियों और आकर्षण के कारण वे उस संबंध में शिक्षक से विचार विमर्श करेंगे। अध्यापक बालकों को भिन्न भिन्न मेलों, प्रदर्शनियों, दर्शनीय स्थलों इत्यादि पर ले जाएगा।
तथा त्योहारों और अन्य सामाजिक गतिविधियों का परिचय करवाएगा। परियोजना परियोजना कार्य का चुनाव। बालक प्रोजेक्ट के रूप में किसी ऐसी समस्या शैक्षिक उपयोगी हो को चुनेंगे जिसमें अधिकांश बालकों की रुचि हो। विचार विमर्श के द्वारा शिक्षक को परियोजना के गुण और दोषों से बालकों को परिचित करा देना चाहिए। शिक्षक बालकों को प्रोजेक्ट में मार्ग प्रदर्शन करेगा। परियोजना के चुनने की स्वीकृति तथा निर्णय छात्रों के द्वारा ही होना चाहिए। सब कुछ छात्र ही करेंगे, शिक्षक तो केवल मार्ग प्रदर्शन करेंगे। कार्यक्रम बनाना। योजना निश्चित हो जाने के पश्चात उसको पूरा करने के लिए कार्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए। वास्तविक तथा स्वाभाविक परिस्थितियों में पूरा होने वाला कार्यक्रम विचार विमर्श के द्वारा निश्चित किया जा सकता है। प्रत्येक छात्र को अपनी योग्यता के अनुसार कार्य मिलता है और उस योजना को सब मिलकर ही पूरा करते हैं। कार्यक्रम क्रियान्वित करना। कार्यक्रम बन जाने के पश्चात प्रत्येक बालक अपना कार्य क्रिया द्वारा सीखने के आधार पर स्वयं करता है। सभी छात्र अपनी योग्यता और सामर्थ्य के अनुसार अपने अपने उत्तरदायित्वों को निभाते हैं। शिक्षक को उनके कार्य में सहायता, निरीक्षण, प्रोत्साहन तथा आदेश भी देना चाहिए। छात्र को अनेक कार्य करने पड़ते हैं, लिखना, पढ़ना, वस्तु को एकत्रित करना, विचार विमर्श करना तथा निर्माण कार्य करना आदि। छात्रों में स्व आलोचना की आदत डालनी चाहिए। खुद आलोचना करें, मतलब किसी भी वस्तु के वो कितनी सही और कितनी गलत है, दोनों प्रकार के पहलुओं के बारे में ध्यान देना ही आलोचना। कार्य का मूल्यांकन करना। प्रोजेक्ट पूरा कर लेने के पश्चात ये आवश्यक हो जाता है कि बालक अपने किए हुए कार्य का स्वयं निरीक्षण या मूल्यांकन करें। बालक ही मूल्यांकन करेंगे, ठीक है, गुरुजी बीच में नहीं आएंगे। योजना कार्य के अनुसार इस पर सामूहिक तौर से विचार किया जाता है और तभी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण होने पर अध्यापक की सहायता से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। सबसे अंत में अध्यापक मूल्यांकन करेंगे। पूर्ण होने के पश्चात कार्य का लेखा जोखा रखना। प्रोजेक्ट के चुनाव से लेकर पूरा होने तक सभी क्रियाकलापों का पूरा ब्यौरा रखा जाता है। वे अपने कार्य के बारे में कठिनाइयाँ व आलोचना आदि पंजिका में अंकित करते हैं। वे किए गए कार्य, उनकी विधियाँ, उपकरण, पुस्तकों आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। प्रोजेक्ट विधि का महत्व क्या है? परियोजना विधि का महत्व निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है। प्रत्यक्ष अनुभव होना। इस विधि के द्वारा छात्रों को स्वयं अवलोकन एवं मापन आदि के अवसर मिलते हैं और जिससे उन्हें स्थिति और तथ्यों का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होता है। अर्जित ज्ञान स्थायी बनता है। किसका? अध्यापकों का। प्रोजेक्ट मेथड से अर्जित ज्ञान स्थायी बनता है। करके सीखना। बालक स्वयं करके सीखते हैं जिससे छात्रों में विषय के प्रति अधिक रुचि, उत्साह और आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। मनोवैज्ञानिकता। छात्रों में जिज्ञासा, क्रियाशीलता और रचना की प्रवृत्ति उग्र रूप से विद्यमान रहती है। प्रयोगात्मकता। योजना विधि द्वारा छात्र स्वयं प्रयोग करके उपकरणों आदि के द्वारा मापन के आधार पर हिंदी के तथ्यों, संप्रतियों, उच्चारण, वर्तनी अशुद्धियों व परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। उपयोगिता एवं व्यावहारिकता। इस विधि द्वारा सीखे हुए ज्ञान और तथ्यों तथा नियमों को दैनिक जीवन की समस्याओं में उपयोग कर सकता है। उपयोगिता या व्यावहारिकता से प्राप्त ज्ञान एवं अन्य स्थितियों में और अन्य समस्याओं में उपयोग करना जानना। स्वाध्याय की प्रवृत्ति। छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। अधिगम में सरलता। उनका अधिगम सरल, सुबोध तथा रोचक होता है। परियोजना विधि के गुण एवं विशेषताएं। मनोवैज्ञानिकता। प्रोजेक्ट विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। बालकों की स्वाभाविक रुचियों, मनोवृत्तियों, चेष्टाओं का पूरा ध्यान रखा जाता है। उनकी जिज्ञासा, संग्रह, रचनात्मकता एवं अन्वेषणात्मक प्रवृत्तियों का पोषण होता है। अनुभव से सीखने का अवसर मिलता है। चरित्र निर्माण में सहायक। प्रोजेक्ट के द्वारा बालकों के सर्वांगीण विकास में पर्याप्त सहायता मिलती है। उनमें आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, सामाजिक गुणों
सौंदर्य अनुभूति, नेतृत्व तथा भावात्मक स्थिरता आदि का विकास होता है। प्रयोगात्मक एवं व्यावहारिक विधि, इसमें छात्र व अध्यापक दोनों क्रियाशील रहते हैं। इस विधि द्वारा बालक अपने वास्तविक जीवन की समस्याओं को सुलझाने का प्रशिक्षण लेते हैं। ये विधि करके सीखना नियम पर आधारित है। इससे बालक की सृजनात्मकता तथा क्रिया क्रियात्मक प्रवृत्तियों का विकास होता है। पिछड़े बालकों की समस्या, प्रोजेक्ट विधि में पिछड़े बालकों की भी अभिव्यक्ति के अनेक अवसर प्रदान किए जाते हैं। स्वावलंबन की भावना सुदृढ़ होती है। तर्क, निर्णय, चिंतन, अन्वेषण की शक्ति का विकास होता है। इस विधि द्वारा बालकों में निरीक्षण, तर्क, चिंतन, अन्वेषण तथा निर्णय करने की शक्ति विकास होता है। प्रजातांत्रिक भावना का विकास, बालक स्वतंत्रता से कार्य करते हैं। बालकों में उत्तरदायित्व की भावना, धैर्य, सहिष्णुता, कर्तव्य निष्ठता, पारस्परिक प्रेम एवं सहयोग की भावना आदि सामाजिक गुणों का विकास होता है। स्थायी एवं स्पष्ट ज्ञान, इस विधि में रटने का महत्व नहीं है। विद्यार्थी सतत सक्रिय होकर पूरी लगन और प्रत्यक्ष अनुभवों एवं क्रियाओं द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। इससे अर्जित ज्ञान व्यवहार एवं कौशलों से अधिक स्थायी होता है। समवाय के सिद्धांत द्वारा शिक्षण, ये विधि समवायी रूप से शिक्षण देने के लिए एक आदर्श विधि है। इसमें समन्वय क्रिया द्वारा स्थापित किया जाता है। विषय का चुनाव बालक की आवश्यकता अनुसार किया जाता है। अनुशासन, गृह कार्य आदि समस्याओं से मुक्ति मिलती है। विद्यार्थी पूर्ण रुचि और उत्साह के साथ अपने अपने उत्तरदायित्व को निभाते हैं, अतः सदैव रचनात्मक अनुशासन बना रहता है। इसमें गृह कार्य देने की कोई आवश्यकता नहीं होती। किस विधि में गृह कार्य देने की कोई आवश्यकता नहीं होती? तो प्रोजेक्ट विधि में। अगला है हस्तकार्य के प्रति अनुराग। इस विधि में बालक मानसिक एवं शारीरिक परिश्रम करते हैं। वे स्वयं हाथ से काम करते हैं और श्रम के महत्व को समझते हैं। परियोजना विधि की सीमाएं क्या है, दोष क्या है? इस विधि के प्रयोग में अधिक व्यय करना पड़ता है, क्योंकि विभिन्न प्रकार की सामग्री एवं यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है। इस विधि से यदि शिक्षा दी जाए तो पूरा पाठ्यक्रम 1 वर्ष की अवधि में पूरा नहीं किया जा सकता। इसका प्रयोग कुछ प्रकरणों में संभव हो पाता है। प्रोजेक्ट विधि के आधार पर उचित पाठ्य पुस्तकें नहीं मिलती है। विद्यार्थी की संख्या अधिक होने पर उनके अनुपात में योग्य प्रशिक्षित एवं अनुभवी अध्यापक नहीं मिलते। शिक्षण में छात्रों पर अधिक भार पड़ जाता है। अध्यापक को मनोवैज्ञानिक रूप से उनकी योग्यताओं, आवश्यकताओं, क्षमताओं एवं रुचियों इत्यादि से परिचित होना पड़ता है तथा समय समय पर मार्गनिर्देशन एवं निरीक्षण भी करना पड़ता है। इतना कार्य एक अध्यापक द्वारा संभव नहीं होता है। इसमें क्रमबद्ध अध्ययन नहीं रह पाता है। सुझाव उल्ट पैर हो जाता है। सुझाव क्या है? इस विधि में अध्यापक को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षण देने की आवश्यकता होती है। जहाँ तक हो सके इसमें मितव्ययता बढ़ती जाती है। छात्रों को यथासंभव प्रेरणा मिलती रहनी चाहिए। आवश्यकता अनुसार छात्रों को परियोजना के लिए प्रेरित किया जाए। स्थायी महत्व को ध्यान में रखा जाए। प्रोजेक्ट विधि, ठीक है, कि जन्मदाता किलपैट्रिक एवं जॉन डीवी है। विचार दर्शन प्रस्तुत करने का श्रेय डीवी को। विचार दर्शन के आधार पर किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रवर्तन किया। ठीक है, प्रोजेक्ट पद्धति सोपान क्या है? उद्देश्य का निर्माण करना, परियोजना की कार्य योजना बनाना, क्रियान्वित करना, किए गए कार्य का मूल्यांकन करना, कार्य का विवरण प्रस्तुत करना एवं मूल्यांकन करना, प्रजातंत्रवादी भावना का विकास करना, स्थायी एवं स्पष्ट ज्ञान, समवाय के सिद्धांत द्वारा शिक्षण, अनुशासन, गृह कार्य आदि से मुक्ति और हस्त कार्य के प्रति अनुराग। अनुशासन, गृह कार्य आदि से मुक्ति मिल जाती है। अनुशासन हो जाता है और गृह कार्य से मुक्ति मिल जाती है। परियोजना विधि के गुण: मनोवैज्ञानिकता, प्रयोगात्मक एवं व्यावहारिक विधि, चरित्र निर्माण, व्यवसायिक, पिछड़े बालकों की समस्या,
तर्क, निर्णय, चिंतन, अन्वेषण शक्ति का विकास, स्वाध्याय की प्रवृत्ति और अधिगम में सरलता। महत्व क्या है? प्रत्यक्ष अनुभव होना, करके सीखना, मनोवैज्ञानिकता, प्रयोगात्मकता, उपयोगिता या व्यावहारिकता। ध्यातव्य तथ्य, परियोजना शब्द का प्रथम प्रयोग कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रशिक्षण विद्यालय के विद्वान रिचर्ड ने सन 1900 में किया। परियोजना शब्द का प्रयोग किसने किया? विद्वान रिचर्ड ने। इस विधि का विचार दर्शन प्रस्तुत करने का श्रेय जॉन डीवी को है और कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध शिक्षक शास्त्री हार्ड किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रवर्तन किया। ठीक है, अगली विधि है अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण विधि। अभिक्रमित अध्ययन विधि को अभिक्रमित अनुदेशन अथवा अभिक्रमित अधिगम भी कहते हैं। यह शिक्षण विधि आधुनिक तकनीकी ये शिक्षण विधि आधुनिक तकनीकी कहलाती है। यद्यपि इसका प्रयोग प्राचीन काल में सुकरात ने अपनी प्रश्नोत्तर प्रणाली में किया था। किसका? अभिक्रमित अनुदेशन का। इस विधि के प्रणेता स्किनर है, जिन्होंने डॉक्टर प्रेसी के सहयोग से शिक्षा जगत को ये महान देन प्रदान की थी। उन्होंने अधिगम के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को व्यावहारिक रूप में एक शिक्षण पद्धति के रूप में प्रयुक्त किया। यह सिद्धांत है कि यदि बालक को उसके प्रश्न के हल का मूल्यांकन सही है तो गलत तुरंत बता दिया जाए तो उसके सीखने में वृद्धि के अवसर बढ़ जाते हैं। स्किनर ने एक ऐसे शैक्षिक यंत्र का आविष्कार 1950 में किया जो बालक को उसके प्रश्न का हल सही है तो गलत तुरंत बता देता है। इस आविष्कार से इस बात की पुष्टि हो गई कि बालक को परिणाम तुरंत मिलने से वे अच्छी तरह सीख जाते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन का अर्थ, यह विधि ज्ञान की विषय वस्तु को छोटे छोटे पदों में विभाजित कर क्रमबद्ध रूप से तार्किक ढंग से इस प्रकार नियोजित करती है कि विद्यार्थी रुचिपूर्वक स्वगति से स्वाध्याय में अग्रसर हो जाता है। इसमें बालक को तुरंत परिणाम ज्ञात होने से प्रतिपुष्टि द्वारा पुनर्बलन मिलता है, जिससे वो आगे अधिगम करने हेतु प्रेरित होता है। प्रोफेसर रूस के अनुसार अधिगम एक विशेष प्रकार का निर्देशन जो विद्यार्थी को नई सामग्री सिखाता है और अपने अधिगम को जांचने का अवसर देता है। अभिक्रमित अनुदेशन ये कभी कभी स्वचालित अनुदेशन कहा जाता है। एन.एस. मावी के अनुसार अभिक्रमित अनुदेशन प्राणवान अनुदेशनात्मक प्रक्रिया को स्व अधिगम अथवा स्व अनुदेशन में परिवर्तित करने की वह तकनीक है जिसमें विषय वस्तु को छोटी छोटी श्रृंखला में विभाजित किया जाता है। अधिगम कर्ता को उन्हें पढ़कर सही है तो गलत कैसी भी अनुक्रिया करनी होती है। अपनी गलत अनुक्रिया को ठीक करना होता है, सही अनुक्रिया की प्रतिपुष्टि करनी होती है। फ्रेड स्टोफेल के अनुसार ज्ञान के छोटे छोटे घटकों की तार्किक क्रम में व्यवस्था की अभिक्रिया है तथा इस प्रकार की संपूर्ण अभिक्रमित अधिगम कहलाती है। सुसान माइकल के अनुसार अभिक्रमित अधिगम व्यक्तिगत अनुदेशन की एक ऐसी विधि है जिसमें विद्यार्थी स्वयं को संलग्न रखते हुए अपनी गति के अनुसार अग्रसर होता है एवं उसके परिणामों की जानकारी भी तुरंत मिल जाती है। डेल एजर के अनुसार अभिक्रमित अनुदेशन एक क्रमबद्ध पद से पद तक स्व शिक्षण कार्यक्रम है जो पूर्व निर्धारित व्यवहार के अधिगम को सुनिश्चित करता है। अभिक्रमित अधिगम की आवश्यकता, सामान्य कक्षा शिक्षण में सामान्यतः ये कठिनाई आती है कि बालकों को व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर इस प्रकार शिक्षा कैसे प्रदान की जाए कि वे स्वगति से सुविधापूर्वक अधिगम कर सकें। अनेक प्रयास शिक्षक द्वारा इस दिशा में किए जाते हैं, लेकिन इस जटिलता को कुछ कम तो किया जा सकता है, पूर्ण निवारण नहीं। अभिक्रमित अधिगम शिक्षा की एक ऐसी विधि है जो बालक को स्वगति से सीखने का अवसर प्रदान करती है। इससे व्यक्तिगत भिन्नता के कारण अध्यापन में आने वाली जटिलताएं स्वतः ही कम हो जाती है। अभिक्रमित अधिगम के सिद्धांत, छोटे सोपान का सिद्धांत। इसका अर्थ है जिस विषय वस्तु को
विद्यार्थी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना हो उसे छोटे छोटे पदों में विभाजित कर दिया जाए, क्योंकि यह माना जाता है कि यदि सीखने वाले को सामग्री खंडों में प्रस्तुत की जाए तो वह उसे अच्छी तरह से सीख सकता है। सक्रिय सहयोग मतलब विद्यालय में यदि बच्चों को पढ़ाना ना तो उन्हें छोटे छोटे प्रयोगों द्वारा सीखना है। ऐसा नहीं कि एक साथ ही पूरा थोप दो कि ये याद कर लो, वो उनके लिए परेशानी हो जाती है। हम खुद भी यदि छोटे छोटे टुकड़ों में किसी सिलेबस को याद करते हैं तो वो आसानी से होता है। एकदम पूरा लेके बैठ जाए ना तो वो समस्या बन जाती है। यानी अभिक्रमित अनुदेशन विधि का मुख्य निर्देश यही है कि बच्चे को छोटे छोटे टुकड़ों में सिखाना। सक्रिय सहयोग का सिद्धांत, ये क्या है? सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रत्येक इकाई का छात्र द्वारा किसी न किसी रूप से अनिवार्यतः उत्तर दिया जाना। मनोवैज्ञानिक खोजों से यह सिद्ध हो चुका है कि अध्येता भली भांति तभी सीखता है जब उसे उस कार्य में सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर दिया जाए। परंपरागत शिक्षण पद्धति में पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर प्राय एक ही छात्र देता है और शेष छात्रों का सोचा हुआ उत्तर उनके मस्तिष्क में ही जड़त्व रह जाता है। वे अध्यापक सक्रिय छात्र के सही उत्तर से अपने सोचे हुए उत्तर का मन ही मन मिलान भले ही कर लें, किंतु शिक्षण में इस प्रकार समस्त छात्रों का सक्रिय सहयोग नहीं मिल पाता है। कक्षा में यदि सभी प्रश्नों का उत्तर सभी छात्र सक्रिय रूप से दें तो अधिक प्रभावपूर्ण रहेगा। इस विधि का मानना है कि सभी बच्चों को एक साथ भाग लेना चाहिए। अभिक्रमित अधिगम की एक प्रमुख विशेषता यह है कि प्रत्येक छात्र प्रत्येक प्रश्न समस्या का उत्तर देते हुए अधिगम के प्रत्येक स्तर पर सक्रिय सहयोग देता है। तुरंत आश्वासन का सिद्धांत, उत्तरित सोपान के सही गलत उत्तर की जानकारी देते हुए छात्र को अनुप्रेरण के द्वारा पुनर्वधन प्रदान करना। मनोवैज्ञानिक प्रयोगों के आधार पर यह सिद्ध हो चुका है कि छात्र तब अच्छा सीखता है जब वह अपने उत्तर के प्रति आश्वस्त हो। जो छात्र अपने उत्तर के बारे में अधिक देर तक प्रतीक्षारत रहता है वह उस छात्र की अपेक्षा अधिक नहीं सीख पाता है, जिसे अपने उत्तर परिणाम की प्राप्ति शीघ्र ही हो जाती है। 100 गतिक्रमों का सिद्धांत, अनुस्तरित सोपानों में क्रमशः एक एक पर अधिकार करने के पश्चात ही दूसरे सोपान पर पहुंचना। एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि कुछ लोग दूसरों की अपेक्षा जल्दी सीखते हैं जबकि कुछ लोग धीरे सीख पाते हैं। यदि कक्षा में अध्यापन की गति काफ़ी तेज या काफ़ी धीमी है तो हर एक छात्र अपनी गति के कारण अध्ययन पर पूरा ध्यान नहीं लगा पाता है। अभिक्रमित अध्ययन में प्रत्येक छात्र अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार तेज या मंद गति से चलने के लिए स्वतंत्र होता है। वह अभिक्रम के प्रत्येक प्रश्न या समस्या पर अपनी आवश्यकता, इच्छा अथवा शक्ति के अनुसार जितना चाहिए उतना समय लगा सकता है। छात्र परीक्षण का सिद्धांत, पाठ्य सामग्री की इकाइयों घटकों का आकार, संख्या तथा मात्र छात्र केंद्रित बुद्धि स्तर, अभिरुचि, शारीरिक क्षमता के अनुरूप रहना। छात्रों के सीखने की प्रक्रिया गतिविधि के आधार पर किसी अभिक्रम का सुधार संशोधन छात्र परीक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण विधि के प्रकार। अभिक्रमित अनुदेशन का प्रसार सभी विकसित देशों में तीव्र गति से हुआ। इस हेतु अनेक प्रकार के अभिक्रमों की रचना की गई, जिसमें मुख्य निम्नलिखित है: रेखीय या बाहरी अभिक्रम स्किनर का, शाकीय या आंतरिक अभिक्रम काउडर का, अवरोही या अभिक्रमित अधिगम गिलबर्ट का, रेखीय या बाह्य अभिक्रम। इसका प्रतिपादन क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के नाम से 1954 में B.F. स्किनर ने किया। यह पुनर्वधन एवं प्रतिपुष्टि के सिद्धांत पर आधारित है। ये अधिगम रेखीय है जिसमें क्रमिक तथा सीधी व्यवस्था होती है जो तारतम्य रूप से प्रकट की जाती है और उस समय तक चलती रहती है जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती, अर्थात छात्र सीख नहीं जाता है। इसमें छात्र प्रत्येक पद को पढ़ता है और प्रतिक्रिया करता है।
फिर प्रश्न करता है। प्रश्न और उत्तर के माध्यम से ये विद्यार्थी को नई सामग्री, नया अनुभव प्रदान करती है। इसमें पद के पश्चात प्रश्न, प्रश्नोत्तर, पुनर्बलन तथा दूसरा पद इस प्रकार क्रमानुसार अधिगम सीखने की व्यवस्था तक पहुंच जाता है। इसमें विद्यार्थी स्वयं अनुक्रिया करता है। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री की विशेषता। बिना शिक्षक की उपस्थिति व्यक्ति अधिगम प्राप्त करता है। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री की विशेषताएं हैं कि बिना शिक्षक की उपस्थिति में बालक अधिगम प्राप्त करता है। छोटे पदों द्वारा सीखने की प्रक्रिया अधिक अच्छी होती है। विषय वस्तु पूर्ण रूप में निर्देशित एवं क्रमबद्ध होती है। छात्र अपनी क्षमता के अनुसार प्रगति करता है। सही होने की दशा में पुनर्बलन प्राप्त करता है। छात्र पाठ सोपानों के अनुसार सीखता रहता है। इसमें सीखे बिना अगले सोपान में नहीं प्रवेश करता है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। साहकीय या आंतरिक अभिक्रम काउडर का साहकीय अधिगम का क्रम 1954 में नॉर्मन ए काउडर ने किया। इस विधि को काउडर अभिक्रमित अध्ययन विधि भी कहते हैं। यह प्रस्तुतिकरण की तकनीक है। क्राउडर अमेरिकन मनोवैज्ञानिक के रूप में इस सिद्धांत के बल पर चर्चित हुआ। उन्होंने इसका आविष्कार लड़ाकू विमानों की खराबी में सुधार करने के लिए कारीगरों को प्रशिक्षित करने के लिए किया था। इसका आधार परंपरागत अनुवर्ग विधि है। इसमें शिक्षार्थी को कमजोरियों, कठिनाइयों व त्रुटियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न पद दिए जाते हैं। एक पद पढ़ लेने के बाद शिक्षार्थी को बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। सही उत्तर आने पर शिक्षार्थी अगले पद की ओर बढ़ता है। यदि उत्तर सही नहीं है तो शिक्षार्थी को उपचारात्मक निर्देश दिए जाते हैं। इस हेतु उसे पूर्व पठित पद को पढ़ना पड़ता है। इससे प्रतिभाशाली शिक्षार्थी आगे निकल जाते हैं। इसमें शिक्षार्थी अपनी सूझबूझ से अनुक्रिया का चुनाव करने के लिए स्वतंत्र होता है। अतः इसे आंतरिक अभिक्रम भी कहा जाता है। इसमें सही अनुक्रिया जानने के लिए बहुविकल्पी प्रश्नों का सहारा लिया जाता है। अतः इसे बहुरूपीय अभिक्रम भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बहुरूपीय अभिक्रम। साहकीय या आंतरिक अभिक्रम को बहुरूपीय अधिगम भी कहा जाता है। साहकीय अभिक्रम अनुदेशन में बहुत सी सामग्री बिखेर दी जाती है। उसमें छात्र अपनी योग्यता अनुसार चुनाव करके ज्ञान धारण करता है। अतः रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन की अपेक्षा वह साहकीय अभिक्रमित अनुदेशन अधिक प्रभावकारी होता है। रेखीय की अपेक्षा साहकीय अभिक्रमित काउडर वाला अधिक उपयोगी है। ठीक है भाई, रेखीय और साहकीय अभिक्रम में क्या अंतर है वो देख लेते हैं। रेखीय क्रमानुसार होता है, साहकीय बिखरा हुआ है। ठीक है। रेखीय अभिक्रम में छात्र को प्रत्येक प्रोग्राम, प्रश्न, समस्या से होकर गुजरना पड़ता है। साहकीय अभिक्रम में अनिवार्य नहीं है। तीसरा क्या है? रेखीय, इसमें छात्र क्रमबद्ध चलता हुआ जब तक सीख नहीं लेता है तब तक अगले अध्याय या सोपान पर नहीं जा सकता। पूर्व ज्ञान मजबूत होना चाहिए। आवश्यकता अनुसार किसी एक को चुनने का निर्देश दिया जाता है। साहकीय अभिक्रम की मान्यता है कि विभिन्न प्रश्नों और समस्या का उत्तर देते हुए आगे बढ़े। इस अभिक्रम में किसी सोपान के आगे 2 शाखाओं में सोपान क्रम होते हैं। छात्रों को अपनी आवश्यकता होने पर किसी छात्र को पीछे के सोपान पर भी जाना पड़ जाता है। अवरोही अभिक्रम या अभिक्रमित अधिगम। अवरोही अभिक्रम या अभिक्रमित अधिगम, इसका विकास थॉमस गिलबर्ट ने 1962 में अमेरिका में गणित विषय के प्रत्योग के लिए किया। ये स्किनर के सिद्धांत के सक्रिय अनुबंध अनुक्रिया पर आधारित है। अवरोही अभिक्रम या अभिक्रमित अधिगम गिलबर्ट ने 1962 में अमेरिका में गणित विषय के प्रत्योग के लिए किया। स्किनर के सिद्धांत सक्रिय अनुबंध अनुक्रिया पर आधारित है। अगला है साहकीय, वापस चलो हो गया।
अवरोही अभिक्रम जटिल व्यवहार समूह विश्लेषण एवं पुनर्निर्माण के लिए पुनर्बलन के सिद्धांतों का व्यवस्थित प्रयोग है, जो विषय वस्तु के पूर्ण अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें विषय को छोटे छोटे पद में प्रस्तुत किया जाता है। वो प्रदर्शन, अनुबोध और अनुक्रिया के आधार पर विषय वस्तु पर स्वामित्व पद प्राप्त किया जाता है। अभिक्रमित अधिगम के सोपान। अभिक्रमित अधिगम का अध्ययन निम्न सोपानों के द्वारा संपन्न होता है: प्रकरण का चयन, उद्देश्यों का प्रतिपादन करना तथा व्यावहारिक रूप से लिखना, पाठ्यवस्तु का विश्लेषण करना और अनुदेशन क्रम का निर्धारण करना, मानदंड परीक्षा का निर्माण, अनुदेशन के प्रारूप का निर्माण, अभिक्रमित अनुदेशन के पदों को लिखना, समूह पर जांचना अथवा पदों की जांच करना, जांच करने के बाद मूल्यांकन होता है। जांच के बाद क्या होता है? मूल्यांकन होता है। अभिक्रमित अनुदेशन विधि पुनर्बलन पर आधारित है। इसमें छात्र को परिणाम की तुरंत जानकारी मिल जाती है। पुनर्बलन पुरस्कार पर बल दिया जाता है। भारत में अभिक्रमित शिक्षण का प्रारंभ 1963 में हुआ। रचना शिक्षण में उत्तम विधि है। रचना शिक्षण में क्या है? उत्तम विधि है। कौन सी? अभिक्रमित अनुदेशन। जन्मदाता अमेरिकी मनोवैज्ञानिक स्किनर है। प्राचीन काल में प्रश्नोत्तर विधि में सुकरात ने प्रयोग किया था किसका? अभिक्रमित अनुदेशन का। बालक को उसके प्रश्न का हल तुरंत बता दिया जाए तो सीखने में वृद्धि के अवसर बढ़ जाते हैं। अगला है अभिक्रमित अनुदेशन विधि पुनर्बलन पर आधारित है। क्या है? पूरी तीनों विधियां देख लेते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन विधि के 3 प्रकार है। सबसे पहले रेखीय अभिक्रम अनुदेशन, जैसे रेखीय अभिक्रम अनुदेशन स्किनर द्वारा प्रतिपादित है। बाहरी अभिक्रम उपना में जन्मदाता 1954 में यह स्किनर क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत या पुनर्बलन एवं प्रतिपुष्टि सिद्धांत पर आधारित है। अगली है शाकीय अभिक्रम, जैसे आंतरिक अभिक्रम उपना में बहुरूपी अभिक्रम भी कहा जाता है। बहुविकल्पी प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं किसमें? शाकीय में। 1954 में काउडर द्वारा छात्र द्वारा अनुक्रिया का चुनाव। अवरोही अभिक्रम या अभिक्रमित अधिगम गिलबर्ट का 1962 में गिलबर्ट द्वारा अमेरिका में। सक्रिय अनुबंध अनुक्रिया। अवरोही अभिक्रम गिलबर्ट का, शाकीय अभिक्रम काउडर का, रेखीय अभिक्रम अनुदेशन स्किनर का। रेखीय या बाहरी अभिक्रम स्किनर का, आंतरिक अभिक्रम काउडर का और अभिक्रमित अधिगम गिलबर्ट का।